तो दुनिया में रोजाना कई लोग बीमार होते हैं और डॉक्टर्स उन सारी बीमारियों पर रिसर्च करके कई सारी बीमारियों का पता लगाकर ह्यूमंस को उन बीमारियों से बचाते हैं। बट इन सारी चीजों में हमें नेक्स्ट लेवल की स्पेसिफिकेशन की जरूरत होती है। यानी ये बहुत जरूरी है कौन सी बीमारी है, क्या बीमारी है, बॉडी के अंदर एक्चुअली में क्या क्या हो रहा है कि डिटेल्ड फोटो, डिटेल्ड इमेजरी। ये तो अनजाने में दी गई डिफरेंट सिम्टम्स दिखाने वाली बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है और इसके लिए मेडिकल वर्ल्ड में इमेजिंग टेक्नोलॉजी का इमरजेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम मरीज के बॉडी के अंदर के पार्ट्स की एक एक डिटेल्स को निकाल सकें और उसका सटीकता से इलाज कर सकें। इसका डायरेक्ट कंपेरिजन इस बात से समझिए कि जितनी ज्यादा अच्छी डिटेल हमें इमेजरी में मिलेगी, मेडिकल इंडस्ट्री उतने ही बड़े लेवल पर काम करेगी। प्रोडक्टिविटी को डायरेक्ट ही बढ़ा सकता है। आपने अल्ट्रासाउंड स्कैन, एक्सरे स्कैन, सीटी स्कैन और MRI स्कैन ऐसे बहुत से स्कैन सुने होंगे। हालांकि हम इन सब में सबसे एडवांस स्कैन MRI स्कैन के बारे में बात करने वाले हैं। फिर भी अल्ट्रासाउंड स्कैन को देखा जाए, इस स्कैन में डॉक्टर साउंड वेव्स को बॉडी में छोड़ते हैं और साउंड वेव्स बॉडी के इंटरनल पार्ट से टकरा कर लौट कर वापस आती है, जिससे एक पैटर्न क्रिएट किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा और अंदर हो रही एक्टिविटी या रुकावटों की तस्वीर या इमेज बनाई जाती है। कई बार उतनी सटीक नहीं हो पाती है क्योंकि हम बाहर से ही प्रभाव डाल रहे हैं, बट ये बहुत सक्सेसफुल भी है क्योंकि ये बहुत ही सस्ता है बाकियों के कंपेरिजन में और काम चलाऊ भी है। सेकंड, एक्सरे स्कैन और कंप्यूटर टोमोग्राफी यानी सीटी स्कैन। बहुत से लोग इन दोनों स्कैन्स को अलग अलग समझते होंगे, बट इन दोनों स्कैन्स में छोटा मोटा ही अंतर है। एक्सरे स्कैन में एक्सरे वेव्स बॉडी के अंदर छोड़ी जाती है और सिर्फ एक सेपरेट पार्ट को ही एक टाइम में डिटेक्ट कर पाती है, उसका इमेज बना पाती है। और सीटी स्कैन में भी एक्सरे वेव्स ही छोड़ी जाती है, उसमें आपको इस मशीन में डालकर उन एक्सरे वेव्स को आपकी बॉडी में चारों तरफ छोड़ा जाता है, जिससे आपकी पूरी बॉडी की कंप्लीट इमेज बन सकती है। तो इन दोनों में सिर्फ एक्सरे वेव्स का ही यूज होता है और ये दोनों भी बहुत ज्यादा सस्ती हैं। हालांकि ये नॉर्मल लोगों को महंगी लगती होंगी, MRI स्कैन के कंपैरिजन में सस्ती है। एक्सरे स्कैन बॉडी में एक्सरे लाइट इमिट करके उससे आए हुए सिग्नल को रिसीव करके की जाती है। अक्सर टूटी हुई हड्डियों को डिटेक्ट करने में देखने में एक्सरे वेव्स का यूज किया जाता है। तो ऐसी मल्टीपल डिजीज हो सकती हैं, इसे डायग्नोस्ट करने में इसका यूज किया जाता है। अगर डिटेल्स की बात की जाए तो MRI स्कैन में और बाकी की अभी तक की सारी स्कैन टेक्नोलॉजी में मैसिव डिफरेंस है। अब एक्सरे भी इन सब में हानिकारक होता है। नॉर्मली जो डॉक्टर्स देते हैं हम सबको तो 5 रोंटगन का एक्सरे होता है, 20 रोंटगन का एक्सरे हानिकारक हो जाता है। और कंपेरिजन करें चेरनोबिल का, पे न्यूक्लियर पावर प्लांट का बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, वहाँ पे 250-300 रोंटगन का एक्सरे इमिट होता है, तो लोगों को नॉर्मली मार सकता है। बेसिकली आपको समझना है एक हानिकारक वेव्स है, इसका ज्यादा टाइम तक एक्सपोजर आपको बीमार भी कर सकता है, कैंसर भी दे सकता है। बाय द वे MRI इन सबसे सिक्योर है। MRI का नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। हो सकता है आपने MRI का नाम पहले भी सुना हो, बट ये बाकी टेक्नोलॉजी से अभी तक जो आपने सुनी है उन सबसे डिफरेंट है, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स का यूज करके बॉडी के अंदर की मॉलिक्यूलर लेवल तक स्कैन करके बॉडी की काफी डिटेल्ड इमेज निकालने में सक्षम है। कोई रेडिएशन यूज नहीं करती है, तो रेडिएशन के मामले में काफी सुरक्षित है। बट मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से ये मेटल्स को काफी तेजी से अट्रैक्ट कर सकती है। इसलिए आपने अगर कोई भी मेटालिक चीज पहनी हुई है या आपकी बॉडी में इम्प्लांटेड है पहले से, तो पहनी हुई है तो निकाल दीजिए। अगर बॉडी में पहले से इम्प्लांटेड है तो मत करवाइए, क्योंकि मैग्नेट मेटल को अट्रैक्ट करता है और ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। कोई भी बॉडी पे टैटू नहीं होना चाहिए, क्योंकि टैटूज में भी मेटल्स के पार्ट्स होते हैं। हार्ट में पीस मेकर तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए एक आदमी जो आयरन फैक्ट्री में काम करता था, बहुत ज्यादा साफ सफाई करने के बावजूद भी कुछ चेहरे पर कुछ लोहे की छीलन या उसके कण उसकी बॉडी से नहीं हटे थे, जिसे डॉक्टर ने पहले ही चेकअप कर लिया, इसकी बॉडी को पहले से स्कैन कर लिया कि कोई मेटल का पार्ट है या नहीं, तो पता चला इसके चेहरे पे बहुत सारे मेटल्स के पार्ट लगे हुए हैं और डॉक्टर ने उसे वहीं पे मना कर दिया। यानी इस लेवल पर हमें मेटल से MRI स्कैन से दूर रखना है, नहीं तो बहुत ही हानिकारक कॉन्सिक्वेंस झेलने पड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये इनक्रेडिबली हाई डिटेल इमेज निकाल सकती है। MRI में हम हमारी बॉडी को कैसे देखते हैं, इसे सेफली किडनीज में ब्रेन्स में अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं। स्टोमक में ट्यूमर, बॉडी के एक एक पार्ट की डिटेल निकाल सकते हैं। फिर सुपर कंडक्टिव मैग्नेट्स, क्वांटम फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस का यूज करके ही ये MRI मिलीमीटर डिटेल्स निकाल सकती है। ऐसे सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड को और भी स्ट्रॉन्ग करके की डिटेल्स कंटिन्यूसली बढ़ाई जा सकती है।
यानी अगर आज की एमआरआई कम डिटेल्स देती है तो कल की एमआरआई से 10 गुना ज्यादा अच्छी डिटेल्स निकाल सकती है। तो बदलाव होने के चांसेस ज्यादा हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स इफेक्ट डालने वाले सुपर कंडक्टर्स का यूज किया जाता है। अब सुपर कंडक्टर्स क्या होता है, ये हवा में टंगती हुई चीज आपको दिखाई दे रही होगी। इस सुपर कंडक्टर्स विदाउट एनी रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस के कंटिन्यूली चार्ज रहते हैं। तो यहाँ पे असली बात ये है कि जीरो रेजिस्टेंस का मतलब है इसमें इलेक्ट्रिसिटी कभी खत्म नहीं होती है और कंटिन्यूसली काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर के मॉलिक्यूल्स को इफेक्ट करती है। यही भी सबसे बड़ा अंतर आता है बाकी इमेजिंग टेक्नोलॉजीज में, एमआरआई में। इसमें एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड बॉडी को काफी ऊपरी लेवल पर इमेज करने के लिए कोशिश करती हैं। क्या हो कोई इमेजिंग टेक्नोलॉजी क्वांटम लेवल पर यानी मॉलिक्यूलर लेवल पर हमारे बॉडी में एग्जिस्टेड मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करके पूरे बॉडी की इमेजिंग करें। तो यहाँ पर अब यही है असली फर्क, बॉडी को ऊपर से ही इमेज करने की कोशिश करना, दूसरा बॉडी के अंदर के पार्ट्स भी नहीं, माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना, उनका इंटरेक्शन पढ़ना, जिसमें हम अपनी इमेज अल्ट्रा हाई डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ाकर सुपर कंडक्टर्स का यूज करके अपनी डिटेल्स को काफी हाई कर सकते हैं। और हमारे बॉडी के एग्जिस्टेड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की क्वांटम प्रॉपर्टी पर काम करता है। जैसे आपको पता है हमारे बॉडी में हाइड्रोजन की भरमार है, जैसे पानी में हाइड्रोजन, कार्ब्स में हाइड्रोजन, प्रोटीन में हाइड्रोजन। बॉडी की इमेज निकालने के लिए एमआरआई मशीन हाइड्रोजन एटम्स की क्वांटम प्रॉपर्टी यानी स्पिन को एक्सप्लॉइट करता है, अपने हिसाब से कंट्रोल करता है, बदलता है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे बॉडी में एग्जिस्टेड एटम्स का एक स्पेसिफिक स्पिन होता है। बट आप बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स को एक साथ देखोगे तो उन सारे एटम्स का स्पिन एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखता है। यानी अगर कोई एक दिशा में वाइब्रेट कर रहा है तो दूसरा दूसरी दिशा में, इसकी वजह से वो सारे स्पिन डिफरेंट एंगल में स्पिन करते हैं और मैग्नेटिक इफेक्ट डालकर हम उनकी स्पिन को एक दिशा में कर देते हैं। उन सारे हाइड्रोजन एटम्स को एक दिशा में केंद्रित करते हैं, एक अलाइन में लाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब बेसिकली आपको पहले से समझा देता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। अब हम इन हाइड्रोजन एटम से एनर्जी निकाल कर पूरे डेडिकेटेड लोकेशन की एक मॉलिक्यूलर लेवल पर एक डिटेल्ड इमेज निकाल सकते हैं। यानी अब हम इनमें कुछ ऐसा बदलाव करेंगे जिससे हाइड्रोजन एटम्स कुछ एनर्जी फेंके, कंप्यूटर उन्हें पढ़ पाए। तो हाइड्रोजन एटम से एनर्जी निकालने के लिए हम उन हाइड्रोजन एटम्स को थोड़ा कसरत करवाएंगे, उनके ऊपर टाइनी नज ऑफ मैग्नेटिक रेडियो फ्रीक्वेंसी इसी अलाइन हुई हाइड्रोजन एटम्स पर थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। अब ये क्या करता है, उन हाइड्रोजन एटम्स को अपने एंगल से 90 या फिर 180 डिग्री पर घुमा देता है। यानी ये उस पर्टिकुलर एरिया पर हमारे बॉडी के हाइड्रोजन एटम्स को कसरत करवाता है, जबरदस्ती घुमाता है। बट अब जैसे ही इस रेडियो फ्रीक्वेंसी को इमिट करना हम बंद कर देते हैं, ये हाइड्रोजन एटम्स जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी की वजह से दबी हुई थी, स्प्रिंग की तरह अपनी काइनेटिक एनर्जी से वापस अपने पुराने वाले अलाइनमेंट में आने लगती हैं। क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी डालकर हमने उनमें एनर्जी स्टोर्ड की थी, उन्हें धक्का देके दबा के और वो पुराने वाले अलाइनमेंट में आ रही हैं, तो वो सारी एनर्जी वापस इमिट करेंगी। वो हाइड्रोजन एटम्स का न्यूक्लियस अब रेजोनेट करेगा, यानी एनर्जी बाहर छोड़ेगा। इसे वो इस तरह के गोल गोल सर्कल पाथ पर धीरे धीरे एनर्जी यूज करके रीअलाइन होते रहते हैं। और उसी एनर्जी का यूज करके हम इसे डिटेक्ट करके हमारा प्रोसेसर इन डिटेल्स को प्रोसेस करता है, किन किन मॉलिक्यूल से कैसी कैसी एनर्जी निकल रही है। कंप्यूटर एक एटॉमिक लेवल की एक डिटेल क्रिस्टल क्लियर इमेज निकाल कर हमको दे देता है। हालांकि ये बेसिक साइंस था, लेकिन अब हम इमेज की क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके दो तरीके हैं। बाय क्रिएटिंग मोर हाइड्रोजन एटम्स, इसकी वजह से डॉक्टर पहले से ज्यादा पानी पीने के सजेशन देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को और भी ज्यादा बढ़ाकर सारी एमआरआई मशीन ज्यादा क्लियर इमेज निकाल सकती हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट को टेस्ला में पढ़ा जाता है, जो कि नॉर्मल एमआरआई मशीन्स हैं 1.5 टेस्ला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इमिट करती हैं। यहाँ टेस्ला, जैसा कि मैंने पहले बताया था, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ नापने का एक मात्रक है, क्योंकि हमारे मैग्नेटिक फील्ड से 30,000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एमआरआई मशीन इतना ही नहीं, 1.5 टेस्ला से 20 टेस्ला तक जाकर बॉडी की एक्सट्रीमली डिटेल इमेज निकाल सकती हैं। बट ये शुरुआती टाइम में पॉसिबल नहीं हो सकता था, कि सुपर कंडक्टर की वजह से पॉसिबल हो सकता है। पहले क्या होता था कि जो नॉर्मल कंडक्टर्स होते थे वो ज्यादा टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड निकालने के चक्कर में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस की वजह से काफी हीट प्रोड्यूस कर देते थे, जो कि सुपर कंडक्टर जीरो रेजिस्टेंस की वजह से नहीं प्रोड्यूस करते हैं। 50 टेस्ला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इमिट करने के लिए सुपर कंडक्टर कोई भी हीट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस ही जीरो होता है।
अब यहाँ पे सुपर कंडक्टर्स एक नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी है जो कि अगर रूम टेम्परेचर पर रेडी हो जाए तो आपको फ्यूचर में हजारों ऐसी साई-फाई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेंगी जो दुनिया बदल सकती है। उसमें से MRI भी एक ही है जो कि इसी सुपर कंडक्टर की वजह से काफी महंगी टेक्नोलॉजी बन जाती है, जो कि भी बहुत ही ठंडे लिक्विड हीलियम पर चलते हैं। इनका नॉर्मल टेम्परेचर -270 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। लिक्विड हीलियम बहुत ही ज्यादा महंगी है, ये आसानी से नहीं बनती है और एक नॉर्मल MRI मशीन में 1000 लीटर तक लिक्विड हीलियम यूज की जाती है नॉर्मली, जो कि इसकी कॉस्ट को एक्सपोनेंशियली बढ़ा देती है। अगर स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड में मशीन को देखा जाए 1.5 टेस्ला में 64 मेगाहर्ट्ज की मैग्नेटिक फील्ड रिलीज होती है और 3 टेस्ला में 128 मेगाहर्ट्ज वाले मैग्नेटिक फील्ड। तो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगी हाइड्रोजन एटम्स का रीअलाइनमेंट उतना ही ज्यादा अच्छे से होता है। वो सर्कुलर पाथ बहुत ही ज्यादा नचती है और बहुत ही धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा नचकर काफी डिटेल इमेज को निकाल सकती है। बाय द वे जांच कराए जाने वाले व्यक्ति को CT स्कैन की तरह मोटराइज्ड बेड पर लिटाया जाता है और बेल्ट से बांधकर कान में हेडफोन लगाकर, क्योंकि MRI मशीन तेज आवाज करती है, MRI स्कैन कंडक्ट किया जाता है और यह हार्मफुल रेडिएशन का यूज ना करने की वजह से सुरक्षित है, बट मेटल का दुश्मन है। ये महंगी टेक्नोलॉजी है लेकिन सस्ता सुपर कंडक्टर आ जाने की वजह से काफी सस्ती भी हो सकती है। बाय द वे इस तरह की डिटेल वीडियो को बनाने में काफी समय और मेहनत लगती है। अगर आपको कुछ पर्सनल सजेशन या फिर कुछ वीडियो के बारे में बताना है, आपको मेरा काम पसंद आता है चैनल को और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, आप जॉइन बटन को दबा सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।